गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्ण और राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, अकाउंटेंसी के सुपर फास्ट रिवीजन में आज की जो अपनी क्लास है ये लेक्चर नंबर 3 है सुपर फास्ट रिवीजन का। और आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के नाम से है, यानी लेखांकन के सैद्धांतिक आधार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे गैप के बारे में। ठीक है, गैप का मतलब होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये इसकी फुल फॉर्म होती है, जिसे अपन सामान्य मान्य लेखांकन सिद्धांत कहते हैं। आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांत वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति में एक रूपता लाने के लिए व्यावसायिक लेन देनों की रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग के लिए अपनाए गए नियमों या दिशा निर्देशों को संदर्भित करता है। मतलब किसी भी व्यवसाय में जो व्यावसायिक लेन देन होते हैं उनका लेखांकन करने के लिए और उनका प्रस्तुतिकरण करने के लिए सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों की पालना की जाती है। और वित्तीय विवरण बनाने के लिए इनको काम में लिया जाता है, जिससे वित्तीय विवरण सही तरीके से बनाए जाते हैं और उनके प्रस्तुतिकरण में एक रूपता लाई जाती है। उदाहरण के लिए महत्वपूर्ण नियमों में से एक ऐतिहासिक लागत के आधार पर सभी लेन देन को रिकॉर्ड करना, जो भुगतान किए गए धन के नकद रसीद जैसे दस्तावेजों से सत्यापन योग्य है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी लेन देन अपन रिकॉर्ड करते हैं तो उसके अपन सामान्य सिद्धांतों का पालन करते हैं। जैसे कोई भी लेन देन रिकॉर्ड किया जाता है तो उसके लिए हमारे पास में उसका अगर कोई पेमेंट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास में स्रोत प्रलेख जो है दस्तावेज के रूप में होना चाहिए, प्रूफ के रूप में होना चाहिए, जिससे हम उस ट्रांजेक्शन का वेरिफिकेशन कर सकें कि जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो आपका बिल्कुल सही किस तरह से हुआ है। यानी कि कोई भी जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसकी सत्यता की जांच करने के लिए, यानी कि उसके प्रूफ के लिए हमारे पास जो है प्रमाणक वगैरह होने चाहिए, स्रोत प्रलेख होने चाहिए और हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो जिसके आधार पर हम किसी भी लेन देन की जो है सत्यापन कर सकते हैं। तो ये जो बात आती है वो सामान्य लेखांकन सिद्धांतों के अंतर्गत आती है। यह रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठता लाता है और लेखांकन विवरणों को विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक स्वीकार्य बनाता है। रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया वस्तुनिष्ठता लाता है, इसका मतलब यह है कि बिना पक्षपात के ये जो है लेन देन तैयार किए जाते हैं, उनका लेन देन का लेखा किया जाता है और लेखांकन विवरणों को विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक उपयोगी बनाता है। तो यह है सामान्य लेखांकन सिद्धांत। इसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है लेखांकन की अवधारणाएं, संकल्पनाएं और परिकल्पनाएं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन अवधारणा के बारे में बात करते हैं, यानी कॉन्सेप्ट के बारे में। यह वह तथ्य होता है जिनको आधार मानकर लेखांकन कार्य संबंधी कार्य किया जाता है और इन्हीं को एक उपक्रम में लेखांकन की क्या माना जाता है, नींव माना जाता है, यानी बेस माना जाता है। तो ये जो लेखांकन अवधारणाएं होती है बच्चों, इनके आधार पर ही हम लेखांकन का कार्य करते हैं। तो प्रमुख लेखांकन अवधारणाएं जो होती है वो हमारी सबसे पहले है सत्ता की अवधारणा, जिसे हम पृथक अस्तित्व की अवधारणा कहते हैं। फिर है मुद्रा मापन की अवधारणा, अवधि की अवधारणा यानी कालबद्धता की अवधारणा भी इसको कहते हैं, उपार्जन की अवधारणा, मिलान की अवधारणा, सुदीर्घ संस्थान की अवधारणा, सतत संस्थान की अवधारणा, चालू उपक्रम की अवधारणा, चालू व्यवसाय की अवधारणा और निरंतरता की अवधारणा। और एक है आपकी लागत की अवधारणा। इसके बाद में है वसूली की अवधारणा, रूढ़िवादिता की अवधारणा, अनुदारवादिता की धारणा, परंपरावादी की धारणा और विवेक की अवधारणा, ये इसी के नाम है। द्विपहलू अवधारणा यानी कि द्विपक्षीय अवधारणा, सततता की या एकरूपता की अवधारणा, सारता या महत्वपूर्णता की अवधारणा, वस्तुनिष्ठता की अवधारणा, पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा और आगम मान्यता अवधारणा। ठीक है, तो ये थी हमारी लेखांकन की अवधारणाएं, जिनके बारे में अपन ने इनके नाम यहाँ पर देख लिए हैं। तो आपको अवधारणाओं के नाम तो याद रखने ही है। अब साथ में इनके अपन एक एक करके डिटेल इनकी समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास में सत्ता की अवधारणा। देखो, सत्ता की अवधारणा को पृथक अस्तित्व की अवधारणा भी कहते हैं और इसे अपन एंटिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। इस अवधारणा के अनुसार व्यापारी और व्यापार का जो स्वामी होता है वो अलग अलग व्यक्ति माने जाते हैं। व्यापारी यानी कि व्यवसाय, व्यवसायी यानी कि व्यापारी और व्यवसाय यानी कि व्यापार को अलग अलग इकाई माना जाता है।
इसलिए व्यापारी द्वारा प्रदान की गई पूंजी व्यापार का क्या होता है, दायित्व होता है। ठीक है, स्वामी को एक लेनदार के रूप में भी समझा जाता है और एक देनदार के रूप में भी समझा जाता है। यानी कि जो व्यापार का स्वामी होता है वो बिजनेस का लेनदार भी होता है, यानी क्रेडिटर भी होता है, और बिजनेस का डेटर भी होता है। जब वो बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाता है तो वो बिजनेस का क्रेडिटर होता है, और जब बिजनेस से वो ड्राइंग्स करता है तो वो बिजनेस का डेटर होता है। इसी अवधारणा के अनुसार बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में पूंजी को दिखाया जाता है। आरण को पूंजी में से घटाकर दिखाया जाता है। पूंजी पर और आरण पर जो ब्याज लगाया जाता है वो इसी अवधारणा के अनुसार लगाया जाता है। इसी अवधारणा के कारण व्यापारी के व्यक्तिगत खर्चे, व्यक्तिगत संपत्तियां, व्यक्तिगत दायित्व आदि को व्यवसाय की लेखा पुस्तकों में नहीं लिखा जाता है। अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो व्यवसाय के लेन देन होते हैं केवल उन्हें ही हम रिकॉर्ड करते हैं, और ये जो व्यापारी के पर्सनल खर्चे होते हैं, पर्सनल संपत्ति दायित्व होते हैं, उन्हें हम इसी अवधारणा के कारण व्यवसाय की लेखा पुस्तकों में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो ये थी आपकी सत्ता की अवधारणा। इसके अनुसार आपको याद रखना है व्यापारी और व्यापार का स्वामी दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं। व्यापार का स्वामी व्यापार का एक लेनदार भी होता है और व्यापार का एक देनदार भी होता है, यानी डेटर्स भी होता है। जब वो पूंजी व्यापार में लगाता है तो वो व्यापार का लेनदार है, और अगर फर्म से वो ड्राइंग्स करता है पर्सनल यूज के लिए तो वो व्यापार का देनदार होता है। इसके बाद में अगली अवधारणा है मुद्रा मापांकन की अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार एक उपक्रम में वही लेन देन दर्ज किए जाते हैं जिन्हें मुद्रा में मापा जा सके। यानी कि जो लेन देन व्यवसाय के लिए भले महत्वपूर्ण है लेकिन उन्हें मुद्रा में नहीं मापा जा सकता और उनका लेखा भी नहीं किया जा सकता। जैसे आपके सामने कुछ लेन देन यहाँ पर दे रखे हैं, ये सारे वो लेन देन है जिन्हें मुद्रा में नहीं मापा जा सकता लेकिन व्यवसाय के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही। तो ऐसी कंडीशन में हमें यह ध्यान रखना है कि व्यवसाय के हम केवल उन्हीं लेन देनों को रिकॉर्ड करते हैं जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है। तो ये बात कौन सी अवधारणा में कही गई है, मुद्रा मापांकन अवधारणा यानी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अंतर्गत कही गई है। इसके बाद में तीसरी अवधारणा आती है हमारी अवधि की अवधारणा या कालबद्धता की अवधारणा, या जिसे हम कहें पीरियोडिसिटी की अवधारणा। ठीक है, तो इस अवधारणा के अनुसार एक उपक्रम के असीमित जीवन काल को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। मतलब कोई भी जो बिजनेस चलता है वो लंबे समय तक चलता है, अनिश्चित काल तक चलता है। ठीक है, तो अनिश्चित काल की जो अवधि होती है उसे एक निश्चित भागों में बांट दिया जाता है। यह अवधि 12 महीने की हो सकती है, 15 महीने की हो सकती है, 9 महीने की हो सकती है। भारत में यह अवधि 12 महीने की होती है जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होती है और अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होती है। यानी कि व्यवसाय के लेन देनों का जो रिकॉर्ड करने का काम होता है वो 1 वर्ष की अवधि के आधार पर किया जाता है। तो ये जो 1 वर्ष की अवधि वित्तीय वर्ष के रूप में ली जाती है वो इसी अवधारणा के अनुसार ली जाती है। इसी अवधारणा के कारण व्यवसायिक क्रियाओं के आर्थिक परिणाम जानने और व्यवसाय के ठीक ठीक वित्तीय स्थिति को जानने के लिए वित्तीय वर्ष, जिसे लेखांकन वर्ष भी कहते हैं, के अंत में व्यापारिक और लाभ हानि खाता और स्थिति विवरण तैयार किया जाता है, जिससे वर्ष के लिए लाभ एवं हानि और अंतिम दिन वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त हो जाती है। इस अवधारणा से तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायता मिलती है। ठीक है बच्चों, तो अवधि की अवधारणा के आधार पर ही हम क्या करते हैं, वित्तीय वर्ष के अंत में लाभ हानि खाता बनाते हैं और व्यापारिक खाता बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, और जिससे अपन व्यवसाय के वर्ष के लाभ और अंतिम दिन की वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके बाद में आपकी चौथी अवधारणा आती है उपार्जन की अवधारणा, जिसे हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहते हैं। इस अवधारणा के अनुसार आय और व्यय के लेन देन उपार्जन आधार पर लेखांकित किए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि उपार्जन आधार आय और व्यय दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं। इस अवधारणा के अनुसार चालू वर्ष से संबंधित बकाया व्यय और चालू वर्ष में चुकाए गए अग्रिम व्यय लेखा पुस्तकों में दर्ज किए जाते हैं। यानी कि चालू वर्ष में कोई भी खर्चा अगर बकाया है और चालू वर्ष से संबंधित है तो उसका लेखा पुस्तकों में किया जाएगा, और चालू वर्ष में अगर कोई एडवांस खर्चा अगर चुकाया गया है तो उसका भी एडजस्टमेंट किया जाएगा। इसी प्रकार चालू वर्ष से संबंधित उपार्जित आय यानी कि ऐसी इनकम जो करंट ईयर की है, कमा तो ली है लेकिन अभी तक रिसीव्ड नहीं हुई है, उसे भी हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। चालू वर्ष में प्राप्त अग्रिम आय का लेखा भी इसी अवधारणा के अनुसार लेखा पुस्तकों में किया जाता है कि चालू वर्ष में अगर कोई एडवांस इनकम अगर आपने रिसीव्ड की है तो उसका लेखा भी अपन इसी अवधारणा के अनुसार करते हैं। तो ये बात अपने को अच्छे से ध्यान रखनी है। चलिए, इसके बाद में आती है हमारी नेक्स्ट अवधारणा। नेक्स्ट अवधारणा है बच्चों मिलान की अवधारणा, जिसे हम मैचिंग कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। इस अवधारणा के अनुसार आय को अर्जित करने के लिए जो संबंधित व्यय किए गए हैं उन्हें उसी वर्ष के लाभ हानि खाते में रिकॉर्ड करना चाहिए जिसमें आय को दिखाया गया है। भाई आप जिस साल की इनकम दिखा रहे हो उस इनकम को अर्जित करने के लिए जो भी खर्चे आपने उस साल किए हैं उनका लेखा भी उसी साल किया जाएगा। मतलब हमारे व्यवसाय की जो इनकम है
जो किसी ईयर में अपन ने अर्जित की है, और साथ में उसके लिए जो एक्सपेंसेज हुए हैं उस आय को अर्जित करने के लिए करंट ईयर से संबंधित दोनों का लेखा वहां पर किया जाएगा। ऐसा नहीं कि केवल खर्चों का लेखा हो जाए और इनकम का लेखा अगले साल करेंगे, या फिर इनकम का लेखा इस साल हो जाए और खर्चों का लेखा अगले साल करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। अंतिम स्टॉक को व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में और स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष में इसी अवधारणा के कारण बताया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। व्यापार खाते और लाभानी खाते की रचना, यानी कि व्यापार खाता और लाभानी खाता जो बनाते हैं वो इसी अवधारणा के अनुसार बनाते हैं। क्योंकि अपन व्यापार खाता और लाभानी खाता बनाते समय ये ध्यान रखते हैं कि चालू वर्ष की इनकम का चालू वर्ष के खर्चों के साथ क्या करते हैं, मिलान करते हैं। पूर्वदत्त व्यय, बकाया व्यय, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय का समायोजन लाभानी खाते में जो होता है वो इसी अवधारणा के कारण किया जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट नोट है, अवधि की अवधारणा, उपार्जन की अवधारणा और मिलान की अवधारणा एक दूसरे की सहायक होती है और एक साथ प्रयोग में आती है। इसके बाद में अगली अवधारणा है बच्चों आपकी सुदीर्घ संस्थान की अवधारणा, सतत व्यवसाय की अवधारणा, चालू व्यवसाय की अवधारणा, निरंतरता की अवधारणा या गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि इस अवधारणा के कारण ये माना जाता है, ये मानकर लेखा किया जाता है कि एक जो व्यवसाय होता है वो निकट भविष्य में बंद नहीं होगा और वो कंटिन्यू लगातार हर साल तक चलता रहेगा। इसी कारण से वित्तीय वर्ष के अंत में स्थिति विवरण बनाया जाता है और इसी अवधारणा के कारण पूंजीगत और आयगत व्ययों में मदों में अंतर किया जाता है और स्थायी संपत्ति और चालू संपत्ति को स्थिति विवरण में दिखाया जाता है। तो सुदीर्घ संस्थान की अवधारणा यही कहती है बच्चों कि हम जो व्यवसाय है हमारा निकट भविष्य में बंद नहीं होगा और लगातार चलता रहेगा, इसीलिए वित्तीय वर्ष के अंत में अपन बैलेंस शीट बनाते हैं। और इसी अवधारणा के आधार पर पूंजीगत खर्चों और आयगत खर्चों का अलग अलग अंतर किया जाता है। स्थायी संपत्ति और चालू संपत्ति को बैलेंस शीट में दिखाने का जो कारण होता है वो यही अवधारणा होती है। इसके बाद में आपकी लागत की अवधारणा। यदि किसी उपक्रम में सुदीर्घ संस्थान की अवधारणा का पालन हो रहा है, मतलब व्यवसाय लंबे समय तक चलेगा, तो उस पर लागत की अवधारणा भी लागू होती है। अर्थात स्थायी संपत्तियों को स्थिति विवरण में लागत मूल्य पर प्रदर्शित किया जाएगा, चाहे उसका बाजार मूल्य कम हो या ज्यादा, उसका ध्यान नहीं रखा जाएगा। अब देखो लागत मूल्य का मतलब क्या होता है वो सुनो। स्थायी संपत्तियों की लागत मूल्य का मतलब क्या होता है, किसी भी संपत्ति को क्रय करने का उसका जो मूल्य है वो मूल्य उसके अंदर शामिल होता है। और उस कोई भी स्थायी संपत्ति को स्थापना करने का अगर कोई व्यय होता है तो वो भी उसकी लागत में जुड़ जाता है। अगर उसको लाने के लिए किसी प्रकार का कोई गाड़ी भाड़ा वगैरह अगर चुकाया गया है तो वो भी उसके अंदर जुड़ जाता है। तो लागत मूल्य के अंदर अपन ये सारी चीजें शामिल करते हैं। इसके बाद में वसूली की अवधारणा। जब एक उपक्रम पर सुदीर्घ संस्थान की अवधारणा समाप्त हो रही हो, अर्थात व्यवसाय निकट भविष्य में बंद होने वाला हो, तो स्थायी संपत्तियों को वसूली मूल्य पर दिखाया जाएगा। वसूली मूल्य का मतलब होता है कि संपत्ति को बेचने पर कितना मूल्य अपने को बाजार से मिल पाएगा। तो वसूली मूल्य लागत मूल्य से कम हो या ज्यादा इस बात का ध्यान नहीं रखा जाएगा। अगर किसी व्यवसाय पर सुदीर्घ संस्थान की अवधारणा समाप्त हो रही है, अर्थात व्यवसाय निकट भविष्य में बंद होने वाला है, तो स्थायी संपत्ति को कौन से मूल्य पर दिखाया जाएगा बच्चों, वसूली मूल्य पर दिखाया जाएगा। इसके बाद में हमारी अगली अवधारणा आती है रूढ़िवादिता की अवधारणा, और ये जो अवधारणा है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस अवधारणा के अनुसार भविष्य के लाभ एवं और भविष्य की आय को वर्तमान में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। भविष्य में अगर कोई लाभ होने वाला है या भविष्य में अगर कोई इनकम होने वाली है तो उसको वर्तमान में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। लेकिन भविष्य की अगर कोई हानि है या कोई खर्चा है जो वर्तमान में निश्चित हो गया हो और वर्तमान में उसको क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए। भाई आप खर्चों को तो रिकॉर्ड कर सकते हो लेकिन इनकम को, लाभ को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ये बात इस अवधारणा में कही गई है। अब इस अवधारणा के कुछ एग्जाम्पल भी है। स्टॉक का मूल्यांकन, ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा काम में आता है। स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्य और बाजार मूल्य जो भी दोनों में से कम होता है उसके आधार पर करना चाहिए। डूबत ऋण आयोजन जो बनाते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या डाउटफुल डेब्ट्स बनाते हैं, या डेटर्स के डिस्काउंट का अपन प्रोविजन बनाते हैं, उसका निर्माण अपन इसी अवधारणा के कारण करते हैं। विनियोगों के मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो बनाया जाता है वो इसी अवधारणा के अनुसार बनाया जाता है। ऋण पत्रों का जब अपन शोधन करते हैं, ये ऋण पत्रों का शोधन वाली जो बात है आप 12th क्लास में पढ़ेंगे अगले साल। जब ऋण पत्रों का शोधन करते हैं तो प्रीमियम जो उसके ऊपर देते हैं उसका जो लेखा होता है वो इसी अवधारणा के कारण किया जाता है। इसके बाद में हमारी अगली अवधारणा है द्विपहलू अवधारणा या द्विपक्षीय अवधारणा, जिसे हम ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। इस अवधारणा को लेखांकन की रीढ़ की हड्डी माना जाता है और इस अवधारणा में यह बताया गया है
कि प्रत्येक लेन देन में कम से कम 2 खाते प्रभावित होते हैं। और इस अवधारणा के समीकरण इस प्रकार से है। हमारा जो मेन समीकरण है अकाउंटिंग इक्वेशन का, वो होता है असेट्स इजिकल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो ये हमारा इक्वेशन है। कैपिटल यानी कि इक्विटी और लाइबिलिटी हमारी इक्वल होती है असेट्स के बराबर। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। ठीक है, लाइबिलिटी को अपन बाइफरकेट कर सकते हैं, एक तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और एक करंट लाइबिलिटी के रूप में। असेट्स को अपन बांट सकते हैं फिक्स असेट्स और करंट असेट्स के रूप में। कैपिटल अगर निकालनी हो तो फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स में से करंट लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी माइनस कर देंगे। देखो, अगर कैपिटल निकालनी है तो असेट्स में से आप लाइबिलिटी माइनस कर दो, और असेट्स आपकी दोनों है, फिक्स असेट्स और करंट असेट्स। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास में जो है असेट्स माइनस लाइबिलिटी करेंगे तो कैपिटल आ जाएगी। कैपिटल निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, फिक्स असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब ये होता है बच्चों, ध्यान रखना, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी का मतलब वर्किंग कैपिटल होता है। तो अगर करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करके जो डिफरेंस आएगा उसे वर्किंग कैपिटल के रूप में लेते हैं, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी अपन यहाँ से अगर माइनस कर लेते हैं इसके अंदर फिक्स असेट्स में से, तो हमारी कैपिटल आ जाती है। इसके बाद में लॉन्ग एलटीएल का मतलब यहाँ पर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता है, इसकी फुल फॉर्म बता रहा हूँ आपको। सीएल का मतलब करंट लायबिलिटी होता है, और एफए का मतलब फिक्स असेट्स है, और सीए का मतलब करंट असेट्स है, और डब्ल्यूसी का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। देखो, जब एक संपत्ति बढ़ती है तो दूसरी संपत्ति कम होती है, और ऐसा तब होता है जब देनदारों से रोकड़ प्राप्त होता है। जब डेटर से अपन कैश प्राप्त करते हैं तो हमारी एक करंट असेट्स बढ़ती है और एक करंट असेट्स कम हो जाती है। यदि एक तरफ संपत्ति कम होती है तो दूसरी तरफ दायित्व भी कम हो जाते हैं। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब लेनदारों को पेमेंट किया जाता है। जब लेनदारों को पेमेंट करते हैं तो अपनी एक करंट लायबिलिटी कम होती है, और साथ में हमारी करंट असेट्स यानी कैश भी कम होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं आपसे कि एक असेट्स कम होती हो और लायबिलिटी भी कम होती हो, ऐसा कब होता है? तो लेनदारों को कैश पेमेंट करने पर। और एक संपत्ति बढ़ती हो तो दूसरी संपत्ति कम होती हो, ऐसा कब होता है? जब डेटर से राशि प्राप्त हो जाती है। यदि एक संपत्ति बढ़ती है और दूसरी तरफ दायित्व भी बढ़ जाते हैं तो लेनदारों से उधार माल खरीदते समय ऐसा होता है। आप जब एक संपत्ति कब बढ़ेगी? जब आप उधार माल खरीदेंगे। उधार माल खरीदेंगे, आपका स्टॉक बढ़ेगा, और स्टॉक आपकी करंट असेट्स है। ठीक है, स्टॉक आपका इंक्रीज होएगा, और साथ में आपकी लाइबिलिटी यानी क्रेडिटर्स के नाम से लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी। यदि एक दायित्व बढ़ता है तो दूसरा दायित्व कम हो जाता है। बिल्कुल, एक लोन लेकर दूसरा लोन अगर चुकाया जाता है या लेनदारों से बिल स्वीकार किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में हमारा एक लाइबिलिटी बढ़ती है और दूसरी लाइबिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट अवधारणा आती है बच्चों सततता की अवधारणा या एकरूपता की अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार एक बार जो लेखांकन नीति अपना ली जाती है उसका पालन लगातार किया जाना चाहिए, और वर्ष दर वर्ष उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए। यानी कि जो भी लेखांकन नीति अपन अपनाते हैं उस लेखांकन नीति का लगातार पालन करना चाहिए, उसके अंदर एक रूपता होनी चाहिए ताकि अपन तुलना करने में आसानी रहे। लेखांकन नीति का जो उदाहरण होता है वो है मूल्यह्रास के लेखांकन की विधि। आप जानते हैं डेप्रिसिएशन लगाने की 2 विधियां होती है। एक होती है आपकी स्थायी किस्त विधि जिसे अपन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कहते हैं, और एक होती है आपकी डब्ल्यूडीवी मेथड जिसे हम अपलिखित मूल्य विधि कहते हैं। इनके बारे में डिटेल में चर्चा अपन के चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। स्टॉक मूल्यांकन की विधि, यानी कि स्टॉक का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाएगा, ख्याति का मूल्यांकन कैसे करना है, निवेश का मूल्यांकन कैसे करना है, और विदेशी विनिमय दर की जो विधि है उसका लेखांकन कैसे करेंगे। तो ये सारी हमारी लेखांकन नीतियां होती है, और इनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और परिवर्तन अगर करना पड़े तो तब होता है जब 3 शर्तें एक साथ पूरी होती है। ठीक है, लेखांकन नीति में बदलाव कब किया जा सकता है? जब 3 शर्तें एक साथ पूरी होती हो। नंबर 1, कानून की आज्ञा से, यानी कि कानून की आज्ञा से अपन परिवर्तन कर सकते हैं, और लेखा मानक की आज्ञा से या लेखा मानक का पालन किया जाता हो, और सही प्रकार से वित्तीय स्थिति प्रकट होती हो, तो भी हम क्या करते हैं, लेखांकन जो नीति है उसमें बदलाव कर सकते हैं। तो ये 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए, तब जाके अपन लेखांकन नीति का परिवर्तन कर सकते हैं। अगली अवधारणा आती है बच्चों सारता की अवधारणा या महत्वपूर्णता की अवधारणा, जिसे अपन कहते हैं मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। इस अवधारणा के अनुसार एक लेखाकर्मी को केवल महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और महत्वहीन मदों को एक साथ रिकॉर्ड करना चाहिए। यानी कि जो कम महत्वपूर्ण की चीजें हैं उन्हें कम रिकॉर्ड करना चाहिए या एक साथ रिकॉर्ड करना चाहिए ग्रुप में, और जो महत्वपूर्ण बातें हैं या महत्वपूर्ण लेन देन है उन्हें अलग से रिकॉर्ड करना चाहिए। यह अवधारणा समय, स्थान, परिस्थिति और निर्णय लेने वाले व्यक्ति पर निर्भर करती है।
कैलकुलेटर और पुस्तकों को लाभ हानि खाते में इसी अवधारणा के कारण दिखाया जाता है। और लघु रोकड़ बही जिसे अपन पेटी कैश बुक का बोलते हैं, उसका निर्माण भी इसी अवधारणा के कारण किया जाता है। इसके बाद में वस्तुनिष्ठता की अवधारणा, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बच्चों एक लेखा कर्मी को यानी अकाउंटेंट को प्रभावशाली व्यक्ति से प्रभावित हुए बिना और बिना किसी पक्षपात के लेन देन रिकॉर्ड करने चाहिए। पर्याप्त साक्ष्य और सबूत होने पर लेन देन रिकॉर्ड किए जाने चाहिए। इसी अवधारणा के अनुसार वापसी, क्रय वापसी, ये क्रय नहीं है, ये क्रय वापसी है। क्रय वापसी और विक्रय वापसी की प्रविष्टियां डेबिट नोट और क्रेडिट नोट देखकर की जाती है। ठीक है। पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा। पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा बोलते हैं फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट को। इस अवधारणा के अनुसार प्रत्येक लेन देन जो उपयोगकर्ता के निर्णय को प्रभावित करता है सही प्रकार से प्रस्तुत करना चाहिए। और ऐसे लेन देन इस प्रकार से प्रस्तुत होने चाहिए कि निर्णयकर्ता सही प्रकार से निर्णय ले सके। संदिग्ध दायित्व को स्थिति विवरण के नीचे टिप्पणी के रूप में इसी अवधारणा के कारण बताते हैं। इसी अवधारणा के कारण प्रत्येक लेन देन के लिए लघु टिप्पणी यानी कि नरेशन लिखा जाता है। निवेशकों का मूल्यांकित मूल्य बाजार मूल्य कोष्ठक में दिखाया जाता है, वो इसी अवधारणा के कारण होता है। आगम मान्यता अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार आय के केवल वे लेन देन रिकॉर्ड किए जाने चाहिए जिसमें आय प्राप्त होने की पूर्ण संभावना हो। अर्थात यदि किसी उपक्रम को न तो वर्तमान में आय प्राप्त हो रही है और ना ही भविष्य में आय प्राप्त होगी, ऐसे लेन देनों को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो आगम मान्यता अवधारणा यह कहती है कि जिन लेन देनों से आपको आय प्राप्त होने की संभावना हो ऐसे ही लेन देनों को रिकॉर्ड करना चाहिए। तो ये थी बच्चों अपनी यहाँ पर लेखांकन की अवधारणाएं कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन लेते हैं लेखांकन की परंपराएं। देखो बच्चों, लेखांकन की परंपराओं का मतलब है कि जब कोई अवधारणा बहुत सारे उपक्रमों द्वारा या कई वर्षों तक अनिवार्य रूप से अपनाई जाती है तो उसे लेखांकन की परंपरा कहते हैं। भाई जब कोई बात लगातार कई सारे बिजनेस उसको यूज करते आ रहे हैं तो वो एक प्रकार की क्या बन जाती है, परंपरा बन जाती है। व्यवहार में जो सामान्य सहमति पाई जाती है उसे परंपरा के नाम से जाना जाता है। वास्तव में यह वो लेखांकन नीतियां हैं जिन्हें लेखाकार लंबे समय से अपनाए चले आ रहा है और इनके कारण से कई त्रुटियों से बचता आ रहा है। यह परंपराएं जब सर्वमान्य हो जाती हैं तो नियम, सिद्धांत या अवधारणाओं का स्थान ले लेती हैं। और प्रमुख लेखांकन परंपराएं जो है वो आपकी 5 प्रकार की होती है, जिसमें रूढ़िवादिता की अवधारणा को ही परंपरा के रूप में भी काम में लेते हैं। सततता या एकरूपता की अवधारणा परंपरा के रूप में मानी जाती है। सारता या महत्वपूर्णता की अवधारणा भी परंपरा के रूप में मानी जाती है। और पूर्ण प्रकटीकरण की जो अवधारणा है उसे भी हम परंपरा के रूप में मानते हैं। तो ये 4 अवधारणाएं तो अपनी परंपरा के रूप में आ जाती है। और एक नई परंपरा आती है हमारी कानून के पालन की परंपरा, जिसके बारे में अपन देखते हैं। कानून के पालन की परंपरा ये कहती है कि परिस्थिति काल के अनुसार जो कानून प्रचलन में हो उसका पालन होना चाहिए। यानी जो भी एक्ट, जो भी नियम अगर वर्तमान में लागू है उसका पालन होना चाहिए। कानून के पालन की परंपरा के अनुसार लेखाकार को लेखांकन का कार्य करते समय सभी कानूनों का पालन करना चाहिए। जैसे मान लो इनकम टैक्स एक्ट है 1961, अब नया एक्ट आने वाला है 2025 के नाम से। ठीक है, इसमें परिवर्तन हो गया है। जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। जैसे मान लो इंडियन कंपनी एक्ट है, इंडियन कंपनी एक्ट जो है 2013 है। तो इन सारे कानूनों का पालन करना चाहिए। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है लेखांकन की नीतियां। लेखांकन का कार्य करने के लिए अनेक विकल्प होते हैं और इन्हीं विकल्पों को लेखांकन नीतियों के नाम से जानते हैं। भाई कोई भी लेखांकन का कार्य करता है लेखाकार तो उसके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, बहुत सारी विधियां होती है। उन विधियों को वो चयन करता है और उनमें से बेस्ट विधि का प्रयोग करता है। तो इसे ही अपन लेखांकन की नीतियां कहते हैं। इनमें से किसी एक नीति का चयन करना होता है और एक बार जो लेखा नीति अपना ली जाती है उसे बार बार दोहराना पड़ता है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना पड़ता। लेखांकन नीतियां विभिन्न लेखांकन अवधारणाओं, सिद्धांतों और परंपराओं पर आधारित होती है। देखिए बच्चों, अपन कर रहे हैं सुपरफास्ट रिवीजन। ठीक है, डिटेल में अपन इनको नहीं पढ़ रहे क्योंकि डिटेल में आप लोगों को मैंने ऑफलाइन क्लास में बिल्कुल पढ़ा दिया है। तो आप वहां से इसको अच्छे से देख लेंगे। मैं आपका एक बार ब्रीफ रिवीजन करवा रहा हूं ताकि आपका जो एनुअल एग्जाम इस महीने में होने वाला है उसका आप अच्छे से रिवीजन कर सकें। अब आता है लेखांकन की प्रणाली। तो लेखांकन की जो प्रणाली है वो 3 प्रकार की होती है बच्चों। एक होती है आपकी इकारा लेखा प्रणाली, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम, और एक होता है इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम जिसे अपन महाजनी बही खाता प्रणाली के नाम से जानते हैं। देखिए इकारा लेखा प्रणाली जिसे अपन सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं,
इस लेखा प्रणाली में लेखांकन के मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार लेखांकन का कार्य नहीं किया जाता है और यह प्रणाली बहुत ही छोटे व्यापारियों और संस्थाओं के लिए उपयोगी होती है। यह प्रणाली बहुत ही सरल और कम खर्चीली प्रणाली होती है। इसमें केवल व्यक्तिगत खाते बनाए जाते हैं और रोकड़ बही बनाई जाती है। यह प्रणाली मूल प्रमाणकों पर निर्भर करती है और इस प्रणाली को अपूर्ण लेखा प्रणाली ही कहा जाता है। इस प्रणाली में अनुमानित लाभ हानि और आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त की जाती है। बच्चों, इससे रिलेटेड एक चैप्टर किसी टाइम पर 11th क्लास में हुआ करता था, वो प्रेजेंट में नहीं है, इसलिए अपन उसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकते। अपूर्ण लेखा के नाम से एक चैप्टर होता था जिसके अंदर इस विधि का अच्छे से उपयोग किया गया था। तो आप ध्यान रखें, ये जो छोटे स्तर के व्यापारी होते हैं उनके लिए ये लेखांकन की प्रणाली काम में आती है। दोहरा लेखा प्रणाली जो होती है, डबल एंट्री सिस्टम, यह प्रणाली व्यावसायिक लेन देन का संपूर्ण रिकॉर्ड रखने की लोकप्रिय प्रचलित वैज्ञानिक प्रणाली है। और इस प्रणाली की यह मान्यता है कि प्रत्येक व्यावसायिक लेन देन के दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट पक्ष होता है और एक क्रेडिट पक्ष होता है। इस प्रणाली में दो पक्षों में लेखा किया जाता है, इसलिए इसे दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। और इस प्रणाली में वैज्ञानिक तरीके से लाभ हानि की गणना की जाती है और आर्थिक स्थिति की जानकारी निकालने के लिए स्थिति विवरण तैयार किया जाता है। लेखांकन का संपूर्ण कार्य स्वीकृत सिद्धांतों, परंपराओं और अवधारणाओं के आधार पर किया जाता है। लेखा मानकों का प्रयोग इसी प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है और इस प्रणाली में लेखांकन का कार्य अंग्रेजी भाषा में किया जाता है और यह प्रणाली वैज्ञानिक और विश्वसनीय मानी जाती है। महाजनी बही खाता पद्धति जो होती है बच्चों, पूर्णतः स्वदेशी प्रणाली है और इसमें लेखांकन का कार्य लाल बहियों में किया जाता है। आपने प्राचीन काल में देखा होगा, जो मुनीम जी होते हैं वो इस विधि का प्रयोग करते हैं जिसके अंदर स्थानीय भाषा के अंदर लेखांकन का कार्य किया जाता है और इस प्रणाली का वर्तमान में उपयोग सीमित मात्रा में होता है। इसके बाद में आता है हमारा अगला टॉपिक, लेखांकन के आधार। लेखांकन में आगम व लागतों को मुख्य रूप से दो आधारों पर लेखांकित किया जाता है, नगद आधार और उपार्जन आधार। नगद आधार पर लेखांकन करते समय लेखा पुस्तकों में लेन देन की प्रविष्टि नगद भुगतान या नगद प्राप्ति के समय ही की जाती है। अर्थात व्यवसाय में जब भी कोई नगद प्राप्ति या नगद भुगतान होता है उसी समय उसका लेखा कर लिया जाता है और यह आधार आगम व्यय मिलान संकल्पना पर आधारित होती है। एक होता है उपार्जन आधार। लेखांकन यदि उपार्जन आधार पर किया जाता है तो आगम व लागतों को लेन देन के समय ही मान्यता दी जाती है। मतलब कोई भी लेन देन जब हुआ है, चाहे उसके संबंध में पैसा प्राप्त हुआ हो या नहीं हुआ हो, भुगतान किया हो या नहीं किया हो, लेकिन अगर लेन देन हो गया है तो उसे उसी टाइम पे रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इस आधार में व्यवसाय में आय अर्जित होने पर किसी व्यय के देय होने पर उसे उसी समय रिकॉर्ड किया जाता है। पेशेवर व्यक्तियों द्वारा नगद आधार उपयोग में लिया जाता है। पेशेवर व्यक्ति यानी जो प्रोफेशनल होते हैं वो नगद आधार का प्रयोग करते हैं और व्यापारिक संस्थाएं जो होती है वो उपार्जन आधार का उपयोग में लेती है। अगला टॉपिक आता है लेखांकन मानक। लेखांकन मानक या लेखांकन प्रभाव की बात करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसको बोलते हैं। लेखा मानक लिखित और नीतिगत प्रलेख होते हैं जो वित्तीय विवरणों में लेखांकित किए गए लेन देनों की पहचान, मापन, अभिलेखन, ये एक ही वर्ड है, अभिलेखन, प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण के आयामों को व्यक्त करता है। मतलब कोई भी लेखाकार जब लेखांकन का कार्य करता है तो लेखा मानकों का प्रयोग करता है जिसके आधार पर लेन देनों की पहचान करता है, उनका मापन करता है और उनका अभिलेखन, प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण करता है। लेखा मानक आईसीएआई द्वारा जारी किए जाते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। आईसीएआई हमारे देश में लेखांकन की पेशेवर संस्था है। लेखा मानकों की आवश्यकता क्यों होती है बच्चों? लेखांकन में लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ताओं को लेखांकन सूचनाएं प्रेषित की जाती है और लेखांकन सूचनाएं उपयोगकर्ताओं के लिए तभी उपयोगी सिद्ध होती है जब उनमें एकरूपता और प्रासंगिकता हो और सूचनाओं का पूर्ण प्रकटीकरण हो। तो इसलिए लेखांकन की सूचनाओं में लेखांकन की एकरूपता, प्रासंगिकता और उनका पूर्ण प्रकटीकरण करने के लिए लेखा मानकों की आवश्यकता होती है। लेखा मानकों की सहायता से लेखांकन सूचनाओं में एकरूपता, प्रासंगिकता, विश्वसनीयता और पूर्ण प्रकटीकरण के गुण क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं। लेखा मानकों के क्या लाभ होते हैं? एक व्यवसाय द्वारा लेखा मानकों का प्रयोग करने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। लेखा मानक वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु लेखांकन व्यवहारों में से भिन्नता का उन्मूलन करते हैं, यानी कि लेखा मानक लेखा जो होते हैं वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए जो लेखांकन व्यवहारों में डिफरेंस पाया जाता है, भिन्नता पाई जाती है, उनको दूर करने का प्रयास करता है। लेखा मानक किसी निश्चित सूचना के प्रकटीकरण के लिए भी कह सकते हैं
जो आवश्यक नहीं बताई गई है, परंतु वह सूचना सामान्य जनता, निवेशकों और लेनदारों हेतु काफी उपयोगी है, उसको भी यहाँ पर दिखाया जाता है। यानी कि जो सूचना लेनदारों और निवेशकों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उसे वहां पर प्रकटीकरण किया जाता है। लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के तुलनात्मक अध्ययन में उपयोगी हो सकते हैं। लेखांकन मानक जो होते हैं बच्चों, वो वित्तीय विवरणों के तुलनात्मक अध्ययन में उपयोगी होते हैं। यानी कि लेखा मानकों के आधार पर वित्तीय विवरण इस प्रकार बनाए जाते हैं कि उनकी तुलना करना आसान हो जाता है। लेखा मानकों की कुछ सीमाएं भी होती है। लेखा मानकों में विभिन्न वैकल्पिक लेखांकन व्यवहारों में से चुनाव करना होता है, जिससे प्रयोग में लाने में कठिनाई आती है। इनका दृढ़ता से पालन किया जाता है और इसमें लेखा मानकों को लागू करने में लोचशीलता नहीं आ पाती है। लेखा मानक कानून को प्रत्यादेश नहीं दे सकते हैं। वर्तमान कानून की सीमा के भीतर ही लेखा मानकों के निर्माण की आवश्यकता होती है। इसके बाद में लेखा मानकों की उपयोगिता की बात करते हैं। लेखांकन मानक धार्मिक संस्थानों पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि वह किसी प्रकार की वाणिज्यिक, औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियां नहीं करते हैं। लेखांकन जो मानक होते हैं बच्चों, वो निम्नलिखित व्यवसायों पर लागू होते हैं: एकल व्यवसाय पे, साझेदारी व्यवसाय पे, समितियों पे, ट्रस्ट पे, एचयूएफ, हिंदू अविभाजित परिवार पे, व्यक्तियों का संघ, सहकारी समितियां और संयुक्त पूंजी कंपनियां। क्योंकि ये जो संस्थान होते हैं ये वाणिज्यिक, औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों में संलिग्ध होते हैं, यानी कि व्यावसायिक गतिविधियों को करते हैं, इसलिए इनके ऊपर लेखा मानक लागू होते हैं। इसके बाद में एक टॉपिक आता है आपका अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली। इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, ठीक है? ये आपको याद होना चाहिए। तो IFRS जिसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली, अर्थव्यवस्था को अधिक गतिशील, प्रतिस्पर्धात्मक करने हेतु और अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों एवं निवेशकों में विश्वास बढ़ाने के लिए व्यावसायिक संगठनों के वित्तीय विवरणों का प्रमुख योगदान होता है। वित्तीय विवरणों के आधार पर महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय लेने के लिए IFRS जो होते हैं वैश्विक सामंजस्य में सहायता करते हैं। और व्यावसायिक वृद्धि की सुगमता हेतु IFRS वैश्विक मानकों को बढ़ावा देता है। IFRS विश्व स्तर पर वित्तीय सूचना की प्रणाली होती है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय जो सूचनाएं होती हैं उनको प्रकट करने का कार्य इस प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद में बच्चों हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, वो है वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के रूप में होता है। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जो निर्माणकर्ताओं से लेकर उपभोक्ताओं तक वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति पर लागू होता है। भारतवर्ष में जीएसटी का जो प्रारंभ है 1 जुलाई 2017 से हुआ था और जीएसटी में 17 अप्रत्यक्ष करों का समावेश किया गया था। और जीएसटी के जो मुख्य रूप है वो 3 प्रकार हैं: CGST जिसे अपन सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं, SGST जिसे हम स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, और IGST जिसे हम इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। देखो, कोई भी व्यापारी जब एक ही स्टेट के अंदर सेम स्टेट में अगर सप्लाई करता है, सप्लाई का मतलब है गुड्स का सेल और परचेज करना। सेल और परचेज अगर करता है सेम स्टेट के अंदर तो वहां 2 जीएसटी लगती है, एक तो CGST और एक SGST। और अगर आउटसाइड द स्टेट करता है, आउटसाइड स्टेट का मतलब होता है बच्चों, जैसे मान लो राजस्थान का व्यापारी मध्य प्रदेश के व्यापारी के साथ लेन देन करता है, मतलब व्यापार करता है, तो वहां पर इंटीग्रेटेड जीएसटी लगती है जिसे हम IGST के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये थी अपनी आज की क्लास। और अगर आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर से सब्सक्राइब करेंगे और क्लास को जो है अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करेंगे। अब कल की जो अपनी क्लास आएगी उसके अंदर अपन इस चैप्टर के MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर हमारा ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अपन तीसरे चैप्टर से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी स्टार्ट करेंगे, जो आपके अकाउंटिंग इक्वेशन के हैं और आपके जो जर्नल एंट्रीज के हैं, सारे प्रैक्टिकल टॉपिक आएंगे। पहले उनका अपन थ्योरेटिकल करेंगे। ध्यान रहे अपन सुपर फास्ट रिविजन कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी क्लास फास्ट में रहती है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।